नाजरीन आभार। मुंसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूंगा। लीगल अवेयरनेस पर मुबनी ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव, इसमें हर हफ्ते हम कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से या फिर आपको अपने लॉ ऑफ द लैंड से वाकिफ करवाए, क्योंकि कानून से जुड़ी किताबों में अक्सर हमें एक जुमला पढ़ने को मिलता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कानून गाफिलों की मदद नहीं करता। अगर आप अपने हुकूक से वाकिफ नहीं है तो यह हर मुमकिन पॉसिबिलिटी है कि ब्यूरोक्रेट्स या फिर पार्लियामेंटेरियंस हो या फिर कोई भी लेजिस्लेचर्स हो, आपका इस्तेसाल वो कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन आपका किया जा सकता है। इसलिए आपको जब तक आपके राइट्स ना मालूम हो तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और अगर कोई वायलेशन ऑफ राइट हो रहा हो तो उसको आप जान भी नहीं सकते कि आपके खिलाफ आपके राइट्स के खिलाफ क्या खिलाफ वर्जी हो रही है। बहरहाल आप किसी भी मुल्क के शहरी हो, या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रखा है कि आपको अपने लॉ ऑफ द लैंड से वाकिफ होना बेहद जरूरी है ताकि इन इस्तेसाल से एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश करता है कि हर हफ्ते हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वकला को के साथ साथ काबिल कानूनदां को इस प्रोग्राम में पेश करे, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान जबान में आपको बताते हुए आपको अपने हकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के उन्वान को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज हम गुफ्तगू करेंगे वोटर्स राइट पर, क्योंकि तमाम नाज़रीन वाकिफ है कि हमारे हिंदुस्तान में 16th लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं। तकरीबन रियासतों में इलेक्शंस मुकम्मिल हो गए हैं, कुछ रियासतों में अभी भी इलेक्शंस होने बाकी है, यानी वोट डालना बाकी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस उन्वान को सेलेक्ट किया है। पिछले हफ्ते में हमने गुफ्तगू की थी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट पर, और उससे गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी गुफ्तगू की। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ही वोटर्स राइट पर राइट्स पर गुफ्तगू करेंगे कि एक वोटर को किस किस्म के राइट दिए गए हैं, किन किन खवानीन के तहत, इन पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमने 2 लीगल एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है गुलाम रब्बानी एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता 1 दहर से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के साथ साथ हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नलगुंडा आंध्र प्रदेश, और अब ये डिस्ट्रिक्ट नलगुंडा तेलंगाना रीजन में आ गया है। तो आपके बाजू में है MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब, आप भी गुज़िश्ता 1 दहर से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पालघाट केरला से है, फिलहाल आप आंध्र प्रदेश हैदराबाद में मुकीम है। आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स में हमारे आज के दोनों मेहमानों का एक बार फिर से हम खैर मकदम करते हैं। वंस अगेन आई वेलकम यू टू द प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव। अस्सलाम वालेकुम। श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वोटर्स राइट, बट बिफोर दैट हमारे फोन नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे होंगे। फोन नंबर इसलिए दिए जा रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल करके भी इलेक्शंस के मुतालिक कोई भी सवाल हो, किसी चीज को आप जानना चाहते हो, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। 3 मई 2014 को हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 से 6 बजे इस प्रोग्राम को हम टेलीकास्ट आज करेंगे, तो इस दौरान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फोन नंबर आप फिर भी मैं दोहराता चलूं टेलीविजन स्क्रीन के बावजूद 04066660058। एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। दोस्तों, सवालात मुख्तसर से हम तक पहुंचा। जब भी सवालात आप करना हो तो उसको पहले लिख लें। टेलीफोन के एटिकेट्स भी यही होते हैं ताकि आप कोई चीज भूल ना जाए और हम मशवरा देने में कोई चीज हमसे चूक ना हो जाए। दूसरा, अगर आप हमसे सेलफोन पर गुफ्तगू करें तो प्लीज खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। तीसरा, आप जब भी मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हो तो प्लीज टेलीफोन पर ही मुझे सुनिएगा, टेलीविजन पर सुनने की कोशिश मत कीजिएगा, डिस्टर्बेंस होता है और आपका कॉल ड्रॉप होने का भी वहां पर खदशा रहता है। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज मैं MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब से करना चाहूंगा। वोट हम 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डालते हैं। हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या वोट एक फंडामेंटल राइट है, वेदर casting a vote is a fundamental right or what it is. I request Mr. MRB Manikandan, please throw some light on this.
The right to vote, as declared by Supreme Court of India in the case of Kuldeep Nair versus Union of India, it is a statutory or legal right, not a fundamental right, because this particular right has been conferred upon by an act. Like for example, that is Representation of People's Act actually, with some stipulation. For example, the person who attained age of 18 only can vote. So there is a difference between the fundamental right as well as legal right. The fundamental right is obtained by a citizen of a country right from his birth, with certain stipulations or restrictions. But this legal right is obtained by an act enacted by the Parliament of the country, or in our country it is a Parliament, which has enacted the Representation of People Act, which confers the right on the citizen to vote with certain qualifications. So it is finally we can conclude that it is only a legal right. ठीक, उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। आसान उसका अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर ले तो फंडामेंटल राइट जो है वो दस्तूर हिंद के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। उस हिस्से में वोट डालने के बारे में कहीं पर लिखा नहीं गया है, हालांकि उस कुछ प्रोविजंस में वोट डालने का आपको जो है वहां पर इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि इस हिस्से में, इस फंडामेंटल राइट के हिस्से में वोट कास्ट करने की बात नहीं आई, इसलिए फंडामेंटल राइट इसको नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक लीगल राइट है। मेरा अगला सवाल गुलाम रब्बानी एडवोकेट साहब से होगा, हिंदुस्तान का क्या हर शहरी वोट का इस्तेमाल कर सकता है? क्या चीजें उस पर क्या कोई किसी किस्म का कंडीशन उस पर होता है कि कोई भी वोट डाल सकता है या नहीं? जिस तरह से जो है ना मेरे फाजिल एडवोकेट साहब ने, जिस तरह मेरे दोस्त ने बताया था कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है। तो लीगल राइट जो है ना किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद एक आदमी हासिल करता है। तो उसी तरह जो है ना वोट डालने के लिए भी जो है ना एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया यानी कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते। उसमें सबसे पहला ये है कि एक आदमी अपनी उम्र 18 साल को पहुंचे। उसके बाद में वो आदमी अपना जो 18 साल को जो पहुंचा है वो आदमी अपना नाम इलेक्टोरल रोल में एनरोल करवाए जी। वो करवाने के बाद उसको जो है ना इलेक्टोरल आई कार्ड मिलता है, जिसके बाद उसका नाम इलेक्टोरल नॉर्म्स में आने के बाद वो वोट डालने का हकदार बनता है। तो ये क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया जो है ना ये आपको इलेक्शन रूल्स 1961 के जो है ना सेक्शन 16 के मुताबिक है ये। तो इसको जो फुलफिल करता है सिर्फ उसी को हक है कि जो वोट कर सके। मतलब जिसकी 18 साल उम्र हो गई हो वो ये शख्स वोट डाल सकता है। 18 साल उम्र होने के बाद वो इस काबिल बनता है कि वो वोट डाल सके। उसके बाद भी उसको चाहिए कि अपना नाम इलेक्टोरल रोल में एनरोल करवाए। जी, वही मैं चीज स्ट्रेस करवाना चाह रहा था कि मान लीजिए अगर कोई शख्स एक सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन उसका नाम किसी इलेक्टोरल में दर्ज नहीं है, तो क्या वो वोट नहीं डाल सकता? इलेक्टोरल रोल में अगर नाम नहीं तो वो वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि इलेक्टोरल रोल में जो नाम है वो जो है ना हर साल आपको जनवरी के महीने में जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से आपको आता, आप इलेक्शन कमीशन में जाके अपना जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अगर वहाँ वो दो शर्तों में ये शर्त इम्पोर्टेंट है कि इलेक्टोरल लिस्ट में इसका नाम होना बेहद जरूरी है, उसके बगैर वो वोट नहीं डाल सकता जी। मेरा अगला सवाल MRB मणिकंदन साहब से ये होगा कि वोट हम डालने जब जाते हैं तो हमारे स्लिप्स आते हैं हमारे पास, उसको लेकर के हम जाते हैं, उसके साथ किसी किस्म का ID कार्ड जनरली इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्टोरल कार्ड्स हमें मिलते हैं। अगर इलेक्टोरल कार्ड्स आपके पास ना हो तो क्या ID प्रूफ्स हम लेके जा सकते हैं? इसका अखबारात में भी आपने मुताला किया, फिर भी इस प्रोग्राम के जरिए भी आप मालूम कर लें कि अगर आपके पास इलेक्टोरल कार्ड ना हो तो इन हालात में और कौन से ID प्रूफ्स लेकर जा सकते हैं? Normally that slips issued by the election agents will be enough for voting in the polling booths, but it is better to carry the electoral ID card issued by the election commission. Suppose for example I went to vote, just they have seen only the slip only, they have not asked for the electoral ID card.
Of course, they may ask any time. So, if you don't have that electoral ID card, you can carry your other identity like Aadhaar card, or any, it has been misplaced electoral ID card, you can, Aadhaar card you can carry कर सकते हैं, or your ration card you can carry it. ठीक है, जिसमें ID कार्ड कोई किसी भी किस्म का ID कार्ड आ सकता है. Yes. मैं कॉलर को शामिल कर लूं, देखते हैं कौन सा है. हेलो हेलो, तालिबान, हेलो, तालिबान कॉल ड्रॉप हो गई है. मेरा अगला सवाल गुलाम रब्बानी एडवोकेट साहब से ये होगा कि क्या जैसा कि ये एक स्टेचुटरी राइट है, लीगल राइट है, हर किसी को वोट डालने का मौका नहीं मिलता, जैसा कि अगर किसी का नाम इलेक्टोरल रोल में ना हो तो वो भी नहीं डाल सकता बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया. मेरा सवाल अगला ये होगा कि क्या एक क्रिमिनल ये वोट डाल सकता है, इसमें तफसीली रोशनी डालें. देखिए, क्रिमिनल मतलब यहाँ पर जो है ना दो किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं. एक होता है कन्विक्टेड, दूसरा होता है अंडर ट्रायल. अंडर ट्रायल का मतलब होता है कि जो है ना ये अभी ये जो है ना कन्विक्टेड मुजरिम नहीं है, मुलजिम है जी. तो मुलजिम जी फरमाइए. मुलजिम कभी अपना हक नहीं खोता. मैं एक कॉलर को शामिल कर लेता हूँ. हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असल फकीर है. जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ. जी फरमाइए. मुझे ये पूछना था कि जो हालिया में जो राय बयान हुई जी, मतलब इलेक्शन हुआ के हैदराबाद में, तो जैसे कि हमारे जो रिलेटिव है, हमारे रिश्तेदार, तो अक्सर उन सऊदी में है, थोड़े से दुबई में है जी. तो वो लोग भी वोट डालने की ख्वाहिश कर रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं सका. तो ऐसे कुछ कानून वगैरह हैं जो मतलब आउट ऑफ मतलब वो है इंडिया के बाहर है वो लोग, तो वो लोग वोट डालने के लिए कुछ कर सके, ऐसा कुछ अगर कानून है तो आप बताइए हमारे मालूमात के लिए. जी बहुत शुक्रिया. इसके अलावा और कुछ सवाल? नहीं था, कुछ काफी चाहिए. बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया. एक आपका बहुत अहम सवाल है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए बाहर रहते हैं, वो लोग क्या वोट डाल सकते हैं, अगर डाल सकते हैं क्या तरीका है, जरूर उस पर हम गुफ्तगू करेंगे. मैं गुलाम रब्बानी साहब से डिस्कस कर रहा था कि क्या एक क्रिमिनल वोट डाल सकता है, तो साहब ने फरमा रहे थे कि दो किस्म के क्रिमिनल्स हम उसको ले लेते हैं कि एक तो होता है कन्विक्टेड क्रिमिनल और दूसरा होता है अंडर ट्रायल. तो उसको क्रिमिनल भी नहीं बोला जाएगा, अक्यूज्ड वो होता है. तो उस पर आप कह रहे थे. आप एक्यूज होने पर आदमी किसी किस्म का हक नहीं खोता, लेकिन कन्विक्ट होने पर जो है ना बाज मुकामात और बाज पीनल कोड के सेक्शंस ऐसे हैं जिसके तहत अगर आदमी कन्विक्ट हो जाता है तो अपना हक राय दहिंदी यानी जो वोटिंग राइट है वो खो लेता है. ठीक. मनीष साहब, यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस. Yeah, just I accept the same view of my friend actually. ठीक. तो क्रिमिनल्स जो जेलों में बंद होते हैं इनको भी वोट डालने का हक नहीं होता. हाँ, अगर वो छूट जाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ अरसा है, उसके बाद फिर वो वोट अपना. But here I want to ask something. A person who has been taken into custody under preventive detention. जी. Preventive detention under any law for time being, he can cast his vote by way of post. ठीक जी. वक्तिया जिसको बंद कर दिया गया है वो लोग वोट प्रिवेंशन कर सकते हैं. ठीक. मेरा अगला सवाल ये होगा गुलाम रब्बानी साहब से कि कोई शख्स अगर इलिटरेट हो यानी ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो या फिर पढ़ा लिखा ही ना हो या फिर कोई और किस्म से हैंडीकैप हो या किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, दिखता ना हो उसको, तो इन हालात में जब वो शख्स वोट करने जाएगा तो क्या उसको उसके साथ किसी असिस्टेंट को भी भेजा जा सकता है? मैं गुलाम रब्बानी साहब से दरखास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें. जी बिल्कुल. जो यहाँ पर ये ना जो आदमी इलिटरेट होता है, इलिटरेट के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है ना नाबीना होते हैं. इस तरह के लोगों के लिए जो है ना अभी तो खैर ईवीएम का मशीन है, पहले बैलेट बॉक्स होता था, तो वो जिनको वोट डालना चाहते हैं वहां पर जाकर वहां पर जो है ना आपको एक ऑफिसर होता है, ऑफिसर को आप जो है ना ये ऑफिसर के पास आप पहुंचकर जो है ना ऑफिसर उनको बताएगा कि जो है ना इसमें कौन से यहाँ पर जो है ना सिंबल्स क्या क्या है, कौन से जो है ना इसमें कैंडिडेट्स हैं, जो उसमें ये जिनको पसंद करते हैं वो इनको अटैच करेंगे और ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन यानी ये आदमी के बिहाफ में ऑफिसर उनकी तरफ से वोट दो.
ٹھیک ہے، ان سے پوچھ کر کے وہ بٹن دبا سکتے اب ہیں. تو کیونکہ ای وی ایم ہے جی. وہ اس سے پہلے بیلٹ پیپر تھا، آن بہاف آف دا ایلیکٹڈ پرسن آفیسر سائن کرتے تھے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں اس سوال پر بھی آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. جیسا کہ محمد عبد المجید صاحب نے ہمیں کال کیا تھا حیدرآباد سے، میں منیکنڈن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، پھر غلام ربانی صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے اس پر. کہہ سکتے ہیں یہ بہت بڑا ہی ایشو مانا جائے گا اگر اس کو ہم باریکی سے دیکھیں کہ تقریباً 4 سے 5 کروڑ ہندوستانی باہر ملکوں میں رہتے ہیں. کم زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے، میں ایگزیکٹ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. 4 سے 5 کروڑ تک کے لوگ ہمارے ہندوستانی جو ہے وہ باہر امپلائمنٹ کی وجہ سے یا پھر ایجوکیشن کی وجہ سے باہر رہتے ہیں، یعنی گلف کنٹریز ہے یا فارن کنٹریز ہے وہاں پر رہتے ہیں. اب یہ جو 5 کروڑ تک کے ووٹس ہیں، کیا یہ ووٹ وہ لوگ ڈال سکتے ہیں؟ اگر ڈال سکتے ہیں تو کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ میں غلام پہلے منی صاحب کو درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. جی. The person who is living outside India, who has been registered in the voters list with the Election Commission of India, he can cast his vote by coming to India only. ٹھیک. So he cannot cast his vote by staying outside. جی. Though the Election Commission has made arrangements for enlisting the voter's name جی. by way of their website. So directly they cannot Directly they cannot cast the vote. They can enroll جی themselves as voters in the roll of election. اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ایک کالوں کو میں شامل کر لوں. ہلو ہلو. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ صاحب میں تاج الدین گھوڑے خبر سے بول رہا ہوں. جی فرمائی. تو صاحب آپ کا پروگرام میں روزانہ دیکھتا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے صاحب آپ کا. جی بہت شکریہ. صاحب وہ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا جی. کہ وکیل صاحب سے جی کہ ہم جو یہ لیڈر کہتے نا جی ان لوگوں کے بارے میں ہمارے جاننا ہے. ان لوگ کیسے ہیں، کیا ہے، کہاں تک پڑے ہیں، اور جی. ان کے ماضی کے بارے میں، ان کے حال کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ہم کیسا سمجھنا، کیسا جاننا. جی بہت اچھا ایک صاحب. سوال تھا. اور ایک جی. سوال ہے صاحب جی کہ اچھے لیڈروں کی پہچان کیسا کریں. اچھے لیڈروں کی پہچان کیسا کریں؟ جی بہت یہ بھی بہتر آپ کا سوال ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں تاج الدین صاحب کال کیا حیدرآباد سے. ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے. میرا سوال تھا اس سے پہلے کا کہ کوئی گلف کنٹریز میں جو ہمارے ہندوستانی رہتے ہیں یا فارن کنٹریز میں جو ہندوستانی رہتے ہیں، کیا ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے ہندوستانی سرکار نے اب تک کسی قسم کا کام نہیں کیا؟ میں غلام ربانی صاحب کو درخواست کرتا ہوں، کیا یہ ڈائریکٹلی کسی ووٹ نہیں ڈال سکتے وہاں پر رہ کے؟ کچھ کام کیا گیا ہے اس پر؟ دیکھیے یہ جو لوگ جتنے این آر آئی جو لوگ باہر رہتے ہیں نا، جن کو ہم این آر آئی کہتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ایک انتظام خصوصی طور پہ یہ کیا گیا ہے کہ جس ملک میں بھی وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر انڈین ایمبیسی ہوتی ہے. انڈین ایمبیسی میں اگر وہاں پر اپروچ ہوں گے وہ لوگ تو ان کو فارم 6A ملے گا. ایک 6A کا فارم ملے گا. وہ فارم لے کے وہ لوگ جو ہے نا اس میں سب سے پہلے اپنا نام انرول کرانے کا پروسیجر ہے کہ جو ہے نا میرا نام انڈیا کے انرولمنٹ میں ہے، انڈیا کے ووٹرس کے انرولمنٹ میں ہے میرا نام، اور انڈیا میں کہاں پہ رہتے ہیں، انڈیا کا ایڈریس، اور پریزنٹلی وہ جو ہے نا پاسپورٹ کی کاپی اور اپنا جو ہے نا جو بھی ویزا سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہے وہ سارے ڈاکیومنٹس کے ساتھ لگا کے، جیسا ووٹر آئی ڈی کارڈ وغیرہ بھی ہے جیسے وہ لگا کے وہاں پر سبمٹ کریں. اگر ایمبیسی میں وہ چیز اگر وہ لوگ جا کے اگر ایمبیسی میں حاصل نہیں کر سکیں تو اپنے رشتے دار احباب جو بھی ہیں ان کو انفارم کریں کہ ان کا لوکل کا جو بوتھ لیول آفیسر ہوتے ہیں، بوتھ لیول آفیسر کے پاس وہ لوگ اگر پہنچیں گے تو وہاں پر ان کو جو ہے نا وہ فارمس دیے جائیں گے این آر آئی کے لیے سپریٹ فارمس. اس میں وہ لوگ اپنے پورے ڈیٹیل بھر کے جو ہے نا دے دیں گے تو وہ لسٹ یہاں سے الیکشن سے پہلے اپلوڈ کر دیں گے وہاں پر ایمبیسی میں. تو ایمبیسی میں وہ لسٹ چلے جائیے، جیسا یہاں پر لسٹ آ جاتی ہے ویسی ایمبیسی کو لسٹ چلی جاتی کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہوگا. تو جو ووٹرس جو باہر رہ رہے ہیں جن کا نام انرولمنٹ ہو کے جو ہے نا ووٹر لسٹ میں آ گیا تو ابھی میں سنا کہ جو ہے نا ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے ایمبیسی میں کہ وہ لوگ وہاں سے جو ہے نا اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. جی بے شک یہ چیز بہت ہی پیچیدگی ہوگی اس میں کہ ڈالنا تھوڑا سا بس پیچیدگی صرف اتنی ہے کہ یہاں کا پروسیجر الگ ہوگا. یہاں پر اگر آپ کا نام نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو کئی طریقہ کار ہے. آپ کو لوگ گھر پہ پہنچ کے آپ کا نام انرول کرواتے ہیں یہاں پر. وہاں پر آپ کو کوئی گھر پہ نہیں آتا آپ کے، تو وہاں پر آپ کو پہنچنا ہے ایمبیسی پہ. اگر آپ ایمبیسی پہ نہیں پہنچے گے تو اپنے لوگوں کو یہاں پر بوتھ لیول آفیسر کے پاس یہ بول کے بھیجنا کہ میرا فلاں بھائی، میرا باپ، میرا جو ہے نا یہاں پر وہ لوگ جو ہے نا وہاں پر رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے میرے کو جو ہے نا سہولت فراہم کیجیے. اس طرح بول کے کرنا ہے آپ.
جی امید کہ جو ہمارے ہندوستانی بھائی باہر رہتے ہیں ان کو اس سے بہت ہی زیادہ معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. دوستو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ووٹرز رائٹ پر. ایک کالر شامل ہو گئے, ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو ہلو, یس پلیز, کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہلو, yes, you called in the program Legal Points Live. Would you like to? Yes, would you like to ask something? Legal Points Live. Hello. جی ہلو, غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم آج گفتگو کریں ووٹرس رائٹ پر. اس سے متعلق کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں تو میں امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ہمارے فون نمبرات آپ کو دکھ رہے ہوں گے. آپ ان نمبرات پر کال کر کے آپ ہم سے اوپینین لے سکتے ہیں. الیکشن سے متعلق بھی آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو ضرور آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میرا اگلا سوال میں تاج الدین صاحب کا پوچھ لیتا ہوں. آپ نے 2 سوال کیے تھے. پہلا سوال غلام ربانی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو لیڈر یعنی جو کینڈیڈیٹ الیکشنز میں کھڑے ہیں ایم ایل ایز کے لیے یا ایم پیز کے لیے, یہ لوگوں کے بارے میں اگر جاننا ہو تو ہم ان کے ڈیٹیلز کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ یہ بھی رائٹ ٹو نو میں آ سکتا ہے. میں غلام ربانی صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی. سب سے پہلے تو میں جو ہے نا سوال کرنے والے صاحب کی تعریف کروں گا کہ بہت ہی بہترین سوال کیے ہو, کیونکہ جب تک آپ کو یہ چیز نہیں معلوم ہوتی اس وقت تک آپ کس کو زیادہ نہیں معلوم رہتا. تو لہٰذا جو ہے نا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے چاہے لوک سبھا کانسٹیٹوینسی ہو یا پھر اسمبلی کانسٹیٹوینسی ہو, یہ جو بھی انتخابات میں جو بھی امیدوار کھڑا ہے وہ امیدوار کیسا ہے اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ آپ کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کی کچھ جانکاری رکھتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے. آپ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ کو وہاں پر جو ہے نا جو امیدوار جو ہے نا اس میں کھڑے ہیں الیکشن میں ان کے تعلق سے ایفیڈیوٹس موجود ہوتے ہیں. یعنی الیکشن میں ٹھہرنے کے لیے جو بھی امیدوار ٹھہرتا اس کو چاہیے کہ جو ہے نا اپنی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ لکھیں. وہ ایفیڈیوٹ میں وہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں صداقت نامہ ایک مانے سمجھیے وہ اپنی طرف سے لکھ کے ڈالتے ہیں. تو آپ ایفیڈیوٹ پڑھ لیں گے تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے اوپر کتنے کیسز پینڈنگ ہیں اور ان کے کیا کیا جو ہے نا پچھلے کارنامے ہیں, ان کے کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے. آپ اگر آپ کو انٹرنیٹ سے واقفیت نہیں ہے تو آپ ایک کام اور دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس سلسلے میں ایم آر او آفس یا پھر جو ہے نا آپ کی جو ہے تحصیلدار کے آفس کو اپروچ ہو سکتے ہیں. اپروچ ہو کے وہاں پر آپ ایک اپلیکیشن اپنی طرف سے دے سکتے ہیں اس سلسلے میں. تو وہ لوگ آپ کو جو ہے نا ایفیڈیوٹ کی ایک کاپی دیں گے آپ کو, وہ آپ کاپی پڑھ کے ان کو واپس کر سکتے ہیں. جی منی سر, how to get this information regarding any person who is contesting in elections? There are 2 issues, sir. One is clearly clarified by Ghulam Rabbani Sahab. Even Right to Information Act also, under Right to Information Act also can call for the details. Okay. By applying to the concerned designated officer, election officer. Okay. So he will provide all the information relating to the candidate who is contesting the election. Apart from this, we can go to the websites also, and websites also. On websites also we are able to see the details about the candidate. Definitely, because in our country, yes, I don't think except city, actually in villages and towns and all, people are not acquainted with the website, internet and all actually. Yes. So they can approach that designated officer, Mandal Revenue Officer, whoever it may be. They can get the details from them. تاج الدین صاحب کا ایک اور سوال باقی ہے. اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک میں آنے کے بعد ہم بہت ساری چیزوں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ووٹرس رائٹس کے متعلق. کیا رائٹ ٹو ووٹ ہے تو رائٹ ناٹ ٹو ووٹ بھی ہو سکتا ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. بہت سارے لوگوں کو جیسا گلف کنٹریز ہو یا فارن کنٹریز کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں, ووٹ ڈالنے کا ان کے پروویژن کے بارے میں کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا. انرولمنٹ کی بھی وہ بہت ان کو پرابلم پیش آتا ہے کہ کب ہم آ کر کے جو ہے ہمارا انرولمنٹ کریں, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں میں اعتماد خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ووٹرس رائٹ پر, اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں, غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب اور
MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब, आप दोनों गुज़िश्ता एक दहाई से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमें ताजुद्दीन साहब का कॉल वसूल हुआ था हैदराबाद से, लीडर जो नॉमिनेशन जिन्होंने डाला है उनके बारे में अगर डिटेल्स हासिल करनी हो तो किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर हमने गुफ्तगू की। इनका एक और सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है ये भी मेरी नज़र में, कि एक अच्छे लीडर की पहचान कैसी होती है, हाउ टू नो दैट ए पर्सन लीडर इज अ गुड और नॉट, किस तरीके से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं गुलाम रब्बानी साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें, और फिर बाद में MRB मणिकंदन साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ओपिनियन में अच्छा लीडर कौन हो सकता है। गुलाम रब्बानी साहब, इस पर आप रोशनी डालिए। सबसे पहले तो अच्छा लीडर वो होता है जो सबसे पहले अच्छा आदमी होता है जी, और अच्छे आदमी की पहचान अगर आपको करने आ गई तो अच्छे लीडर की पहचान भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो अच्छाई की पहचान ये होती है कि आदमी बुरा नहीं होता। तो बुराई में कई चीजें आती है, जिसको समाजी बुराई भी होती है और शख्सी बुराई भी होती है। तो दोनों किस्म की बुराइयां अगर आदमी के अंदर न पाई जाए तो समझिए वो अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी है तो अच्छा लीडर बन सकता है। तो आप ये कैसे जान सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एफिडेविट होती है, एफिडेविट के अंदर उसका पूरा बैकग्राउंड लिखा हुआ होता है कि वो आदमी क्या किसी केस के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है, माजी में उसका काम क्या था, क्या तरीकेकार से वो जीता था, उसका क्या, वो सारी चीजें उसके अंदर थी। और दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि हाल ही में जो है ना ये पता चला था इलेक्शन के अंदर कि लोग जो है ना वोट के लिए पैसे बांट रहे थे, नोट बांट रहे थे। तो नोट बांट कर वोट खरीदने वाला आदमी कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता, ये कभी भी याद रख लीजिए बात। एक आदमी जो आपसे आज आपका वोट खरीद रहा है वो कल को आपके लिए काम नहीं आता वो। तो जो है ना अगर आप अपने वोट को जो है ना अगर आप अपना हक मानते हैं, तो अगर आप अपना हक बेचते हैं तो ऐसे आदमी को अच्छा आदमी आप समझ नहीं सकते और ऐसी उम्मीद भी रख भी नहीं सकते उससे आप। तो पहली चीज ये है कि आदमी वो एक कैंडिडेट का अच्छा होने के लिए जरूरी ये है कि वो अच्छा आदमी भी हो अंदर से। सही, मजीद इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कॉलर को मैं शामिल कर लूँ। हेलो जी, आपका नाम? क्या नाम है आपका? जी, हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारा संसद जो है यहाँ असेंबली मेंबर हो, उसके बारे में मतलब ये कि वो हमारा काम नहीं करेगा, वोट डाल के हमारा काम नहीं करेगा। जी जी, तो हमें क्या राइट है कि हम उससे कैसे मतलब हम उससे बताएंगे भाई आपने हमारा काम नहीं किया, आपने मंशूर में ये बताया फिर नहीं करा। जी तो जी उसके लिए एक वोटर के पास क्या राइट है कि वो उसको बता सके। जी, आपका नाम फिर से दोहरा दें एक बार। मोहम्मद यूसुफ सोफी। कहाँ से बोल रहे हैं? कश्मीर से। कश्मीर से। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया कश्मीर। जरूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। Mani sahab, what you have to say that a leader is a good or not, how can we judge them? As my learned friend said, his antecedents and background can be understood by way of verifying the documents submitted by him to the election commission. But generally speaking, a good leader will be a person who understood the pulse of the people and live among the people, understanding them and serving them without any expecting anything in return. Vested interest should not be there. Yeah, he treats all sections of people equally. Such person can Especially a country like India, he has to think about each and every person. Irrespective of religion, language, community, caste, whatever it may be. So he treats everybody as an Indian, and he should understand the pulse of the people actually, where he has to serve the people, how the backward society can be uplifted. Still we are hearing, around 45% of the people are illiterate in our country. So how you will overcome that? The person who thinks in that way, definitely he will be a good person, good leader. एक और मैं कॉलर को शामिल करता हूँ, मजीद इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। हेलो जी, अशरफ साहब कैसे हैं, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखता हूँ तो तबीयत खुश हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया, फरमाइए सवाल। जी साहब, इलेक्शन में कैंडिडेट जो है सो 500 रुपये या 1000 रुपये देते हैं जी, तो 500 रुपये दिए तो रोज के 4 आने के हिसाब से 5 साल होते। जी जी, और अगर के जो है सो 1000 रुपये दिए तो रोज के 8 आने के हिसाब से 5 साल के होते। जी जी, तो ये लोग जो है सो कैंडिडेट जो है सो पब्लिक को बांट के जो पैसे लेते हैं और उनके काम नहीं करते जी। तो इस पे आपका क्या मशवरा है आवाम के लिए? जी बेशक, जो 4 आने हैं और 8 आने हैं, जी, 500 के 4 आने हैं, 1000 के 8 आने हैं।
जी, बहुत आपने कैलकुलेशन बनाई, अच्छा किया है। ठीक है, मगर ये 500,000 के जो नोट्स बटे हैं, क्या आप इसके बारे में और कुछ मजीद बता सकते हैं? नहीं, मैं बता सकता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। बेशक अभी थोड़ी देर पहले गुलाम रब्बानी साहब ने फरमाया था कि जो शख्स नोट देकर आपका वोट ले रहा है वो बेशक आपके काम नहीं आएगा। मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में अर्ज किया कि बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान ने भी इसी किस्म से एक जुमला इस्तेमाल किया था, जो शख्स आपको नोट देकर वोट ले रहा है, ये हर मुमकिन पॉसिबिलिटी होगी कि कल वो आपका वोट लेकर आपको बेच देगा। तो इस तरीके से एहतियात हमको करनी चाहिए। जो पैसे लेकर के लोग वोट दिया करते थे, इस इलेक्शन में 2014 के इलेक्शंस में मेरा और हमारे साथियों का भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो लोगों ने पैसे लेने से इनकार किए हैं और खुद जाकर के जो है बहुत सारे वोट डाले हैं, यानी बहुत सारे लोगों ने वोट बगैर पैसों के या बगैर किसी चीज के लिए के इस 2014 के इलेक्शन में वोट डाले गए। ये भी एक अवेयरनेस लोगों में आ रहा है। बेशक मीडिया का बहुत ही अहम रोल है, इस किस्म के प्रोग्राम्स का भी बहुत अहम रोल रहा है। इन चीज़ों के बारे में कुछ फिल्म्स भी बनी हैं इस पर, ये भी लोग बहुत ये फिल्म्स भी असरअंदाज लोगों पर हुए हैं। बेशक यही मीडिया होता है जो किसी को लीडर बना भी सकता है तो किसी को उस कुर्सी से गिरा भी सकता है। लेकिन चाहिए ये पब्लिक को कि हर मीडिया पर भी भरोसा ना करें, अपना एनालाइजेशन जरूरी है, अपना तज्जिया भी जरूरी है। किसी भी शख्स के बारे में आप अपनी पर्सनल राय भी बिल्कुल ले सकते हैं। हम जो कहते हैं, हमारा जो तज्जिया होता है, हमारा जो एनालाइज होता है, हम उसी पर कहते हैं। बावजूद इसके आप खुद अपना आप भी एनालाइज करके लोगों को सही चुनिएगा, ताकि 5 साल आपको बर्दाश्त करना है। एक सवाल हमें उसूल हुआ था, कश्मीर से यूसुफ साहब ने कॉल किया था, इसी से मिलता जुलता ये सब 5 साल बर्दाश्त करने की बात है कि कोई शख्स को हम चुन करके असेंबली या पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो काम बराबर नहीं करता है, तो क्या किया जा सकता है इसके साथ? मैं गुलाम रब्बानी साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें। उसमें शायद जो है ना, हमारे कॉलर ने ये भी कुछ बोला था कि जो है ना, अगर वो अपने मंशूर में यानी मैनिफेस्टो में अगर कोई चीज बताता है और वो चीज तकमील नहीं करता वो बात की, तो ये सीधा सीधा आपके साथ धोखा है। एक आदमी आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल करा, वो आदमी, अगर आपने उस आदमी को वोट दिया है और आपने अपने उस वादे की तकमील नहीं की है, तो आप धोखाधही में इसके खिलाफ कार्रवाई करिए और एक आध आदमी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तो सबके लिए जो नजीर बन जाएगी, सबके लिए इंशाल्लाह आने वाले दिन। जी मलिकानंद साहब, राइट टू रिकॉल you have already discussed in our earlier program also. Please, for him also, just you tell about something right to recall. Having conferred the right to vote, the Act does not confer any right on the citizens to right to recall the candidate if it doesn't perform to the expectation. That is quite unfortunate, though it is prevailing in other foreign countries. So the people of that country can recall such a candidate. But in India, unfortunately, we do not have this right to recall. Definitely we have to try our best to include that right also in the Representative of People's Act. But unfortunately, to amend the same right, then again we have to go to the people's representatives over there, who are ultimately the lawbreakers. जी, तो बहुत सारे उसमें कुछ लोग हैं लॉ ब्रेकर्स, लेकिन तमाम लोगों को हम नहीं कह सकते। बहुत सारे शानदार हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस है, लेजिस्लेचर्स है जो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन पर उबूर रखते हैं, देश की इकोनॉमी पर उबूर रखते हैं। बेशक ऐसा नहीं है, हमारी नजर में 20 से 25% लोग हैं जो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में आ गए हैं जो इस माहौल को गंदा करते हैं। लेकिन तमाम लोगों को बेशक हम नहीं कहेंगे कि तमाम लोग लॉ ब्रेकर है। लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको एक शख्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हमको जो कानून बनाया गया है उस पर हमको चलना है। अगर आप ही खुद उस पर कानून पर नहीं चलते, फिर आप किसी को उंगली उठाएंगे तो वो मुनासिब बात नहीं होगी। मणिकंदन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैनिफेस्टो जो दिया जाता है, वो मैनिफेस्टो अगर दे आर नॉट fulfilling the promises, तो इसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है? You cannot do anything. You have no right to recall them, as we said, but you can express your resentment by way of protest and by way of submitting the representation protest letter.
I have seen when you come to the manifesto, even some states, some political parties, they have promised to the voters that once they come to power, they will provide laptop to the girls in intermediate, they will provide TV to the each and every resident, they will provide a refrigerator like that. These are all, you have to understand such promises. It is not realistic promises. There are crores of people. How they are going to have that money? Again, they are going to spend the people's money only. So we should not get carried away by such promises. A political party who is giving practical promises touching our evils of the society, like illiteracy, unemployment, and protecting our environment, ecosystem, our forest, such realistic promises should be given. People should vote for such people. जी साहब जैसा फरमा रहे थे कि जो अगर आपको कहता है कि फ्री चावल दे देंगे, फ्री शुगर दे देंगे, या फ्री टेलीविजन दे देंगे, या फिर लैपटॉप दे देंगे, हरगिज इन चीजों में ना जाए. कहाँ से देंगे? अपनी जेब से तो देंगे नहीं. आपके टैक्सेस को ही फिर वो गलत जगह इस्तेमाल करेंगे. आपका हक है आप उन लोगों से नौकरी के लिए तलब करें. आपका हक है अच्छे कवानीन बनाए जाए, डॉरी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, या फिर टेररिज्म के खिलाफ जो है बनाने के लिए उनको मजबूर करे. आपका हक है कि आपको अच्छी सड़कें दे. आपका हक है कि आपको अच्छे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बना के दे. आपका हक है कि आपको मेडिकल हेल्थ जहां तक हो सके उसको कम से कम कीमत में दिलवाने की कोशिश वो करे. इन चीजों को देखिएगा. फ्री शुगर, फ्री चावल ये मिल जाने से आपका भला नहीं होगा. बार बार हम इस प्रोग्राम के दौरान यही आपसे दरख्वास्त करते आ रहे हैं कि इन चीजों को ना माने. और वो पैसे आपको अपनी जेब से तो देंगे नहीं, लेकिन जो टैक्सेस है, जो टैक्स पेयर है, उनके टैक्सेस में से वो देंगे. फिर हमारे जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट रुक जाता है. गुलाम रब्बानी साहब से मेरा अगला सवाल, जो अरशद पाशा साहब ने निजामाबाद से कॉल किया था कि 500,000 रुपए में वोट बिकते हैं. सवाल जहन में हो तो इस पर आप जल्दी से रोशनी डालिए. जी हाँ, कुछ कैलकुलेशन बताए थे वो कि जो है ना 500 रुपए के हिसाब से 4 आने और 1000 रुपए के हिसाब से 8 आने. कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैलकुलेशन इसीलिए और ज्यादा मजीद इसमें दिलचस्पी इसलिए आ गई क्योंकि जो आदमी 500 और 1000 रुपए लेके वोट डाले उनको अंदाजा होगा कि वो दिन के कितने रुपए के हिसाब से बिके. कोई 4 आने के हिसाब से बिका, कोई 8 आने के हिसाब से बिका. अगर देखा जाए तो आज करके जो मांगने वाले हैं बेगर से, ये भी 4 आने 8 आने कबूल नहीं कर रहे हैं. तो हाँ, क्या इससे भी बुरा हाल हो गया है? क्या समझते हैं? हाँ नहीं, बेगर बहुत अच्छा आदमी है. बेगर फिर भी जो है ना वो मांगता है लेकिन बेचता नहीं है कोई अपनी चीज. ये वोट ईमान के बराबर है. ये लोग जो है ना अपना वोट जो बेच देते हैं, एक माने में ईमान बेच देते हैं. कुछ ईमान खरीदने वाले आ गए, कुछ ईमान बेचने वाले आ गए वहां पर. तो लिहाजा जो है ना ये वोट को खरीदने वाला भी मुजरिम है, वोट को बेचने वाला भी मुजरिम है. और वोट आपका एक हक है. अगर आप अपना हक बेच देते हैं तो उसके बाद में फिर आपको अपना हक मांगने का कोई हक नहीं है. आप जी 5 साल तक अपने हक के ताल्लुक से फिर आप आवाज नहीं उठाना अगर आप आपका वोट बेच दिए. लेकिन आपके अकेले के वोट बेचने की वजह से कई लोगों का हक भी मारा जा रहा है. इसमें ये भी चीज है देखने की. जी I would like to add that just now I said still 45 to 50% of the people are illiterate in our country. They do not realize the value of their vote. So such people definitely will be carried away by the such favors. They say if you go and offer them 500 rupees or 1000 rupees for vote, definitely they will be carried away by such favors actually. So where we have to strike is a social evil like illiteracy. Then only that situation can improve to the considerable extent. बेशक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च सेंटर्स भी ज्यादा से ज्यादा कायम किए जाए. दोस्तों वक्त की बहुत कमी है, मैं जल्दी से गुलाम रब्बानी साहब को तकलीफ दूंगा. बहुत अहम सवाल है कि जो एनआरआईज रहते हैं वो लोग अपना एनरोलमेंट करने के लिए बड़े परेशान रहते हैं कि कैसा एनरोलमेंट करे, क्या तरीक़ेकार उनको अपना चाहिए, क्योंकि छुट्टी वहां पर जब उनको मिलती है तो यहाँ पर उस जमाने में एनरोलमेंट की मुश्किल हो जाती है. गुलाम रब्बानी साहब इस पर देखिए, ये साल में 2 बार, जनवरी के महीने में और सितंबर के महीने में, या फिर फरवरी के महीने में या अक्टूबर के महीने में, ये महीनों में जो है ना साल में 2 बार आपको जो है ना नोटिफिकेशन आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से. ये नोटिफिकेशन के तहत आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं एनरोलमेंट के. वो फॉर्म्स फिलअप कीजिए. आपके पास वोटर आईडी कार्ड रहो या मत रहो, ये फॉर्म्स फिलअप कीजिए. आप फिलअप करके सबमिशन कर दीजिए. और वेरी नेक्स्ट कमिंग ईयर जो है ना, अगर आप ये जनवरी और इसमें फरवरी में आप डाल दिए तो नेक्स्ट जनवरी फरवरी तक आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता.
تو NRIs جو ہیں اگر 2 سال 3 سال کی نوکری پر وہاں پر ہے وہ انڈیا نہیں آ سکتے ہیں تو اپنی ایمبیسی جائیے، آپ اپنی ایمبیسی میں جا کے وہاں سے فارم حاصل کیجیے، آپ فارم 6A بولیے فارم دیتے ہو، وہ لینے کے بعد اپنا ویزا کاپی اپنا پاسپورٹ وغیرہ سب ریلیٹڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ لگائیے، اور یہاں پر جو آپ کا ریزیڈنشیل ایڈریس ہے وہ بھی لگائیے، اس میں لگا یا سبمٹ کر دیجیے، آپ کا نام آ جاتا ہے ووٹر لسٹ میں، اور آپ کا نام 2 جگہ پہ رہے گا، ووٹر لسٹ میں 2 جگہ رہیں گے آپ کا نام، ایک یہاں پر جہاں پر انڈیا میں آپ رہتے ہیں اس جگہ پہ، اور دوسرا جو کنٹری میں آپ نوکری کے لیے گئے ہیں وہاں کی انڈین ایمبیسی کو لسٹ بھیج دی جاتی ہے، تو آپ جدھر بھی موجود رہیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ سال سے آپ وہاں پر ووٹ ڈال سکیں گے۔ اور ایک آسانی یہ ہے کہ ویب سائٹ پر یہ لوگ جو ہے جا کر کے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیے، آپ کو وہاں پر جو ہے نا فریکوینٹلی آسک کوسچنس کا ایک بلاگ ہے وہ کھولیے آپ، NRIs کا جو ہے نا ایک اسپیشل اس میں سیکشن ہے، اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلس ہے آپ کو اویلیبل، پورا چیک کر لیجیے آپ اس میں۔ جی NRIs کے لیے ہم نے سوال کیا تھا، چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے تقریباً 86 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ بہت اہم چیز تھی جو ہم نے بتائی کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیے، پھر جیسے صاحب نے فرمایا اس پر عمل کیجیے گا۔ دوستوں بے شک اس کے باوجود کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، اس سے زیادہ سوالات میرے لیگل ایکسپرٹس کے پاس بھی موجود ہیں، میں امید کرتا ہوں، لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں، لیکن مجھ پر اب واجب ہے کہ آپ تمام ناظرین کی طرف سے اور لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے دونوں مہمانوں کا آج میں شکریہ ادا کرتا چلوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو منی صاحب۔ فیوچر میں بھی آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے کہ کسی نہ کسی ٹاپک پر آپ ضرور آئیے گا اور ہم گفتگو کریں گے۔ کل کا عنوان نوٹ کر لیں، کل اتوار 5 تا 6 بجے ہم گفتگو کریں گے طلاق انڈر مسلم لا پر۔ طلاق کے معاملات بھی بہت سارے دکھنے کو آ رہے ہیں، کیا وجوہات ہے، مسلم پر صلی اللہ میں کس طریقے سے طلاق کا معاملہ بتایا گیا ہے۔ کل کے پروگرام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ طلاق دیتے چلیں، ہم طلاق کا صحیح پروسیجر بتانے کی کوشش کریں گے، اور کیا ایونٹس ہے آج کل، کس وجہ سے طلاق بڑھ گئی ہے، اس پر بھی کچھ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔